एक ही क्वेश्चन ढंग का था फोर्थ वाला, वैसे तो वो भी नहीं था बट फिर भी जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताओगे फोर्थ वाला क्वेश्चन 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, कैसे किया इसको? फैक्टोरियल को करेंगे तो फिर वो 7 फैक्टोरियल बन जाएगा और फिर 7 कैसे करेंगे इसको? आपको इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़े फैक्टोरियल को तो मैं सोल्व करने बैठूंगा ही नहीं। तो किसने बोला एलसीएम ले लेंगे? तो एलसीएम नहीं लेना चाहिए, सब एलसीएम की क्या जरूरत है। आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है ना उसको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का। आपको फैक्टोरियल को सोल्व नहीं करना है कभी भी, जब तक जरूरत ना। मैं क्या करूंगा, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में लिखूंगा। जैसे मैं 7 फैक्टोरियल होगा तो उसको क्या लिखूंगा? 7 into 6 फैक्टोरियल। क्या लिखूंगा? 7 into 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। क्या करने का आपको हमेशा कैलकुलेशन इजी करने के लिए बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेने का। अगर आप लोगों ने पूरा सोल्व किया है तो बेवकूफी है। बचा क्या? 1 प्लस 1/7 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 8/7 अब इक्वल टू x अपॉन 8 into 7 7 भी कैंसिल। द आंसर इज x इक्वल टू ऐसे करने का। ठीक है, क्या करोगे? बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके कर लिया करो। जैसे थर्ड एक्सरसाइज में थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। फाइंड n, बोले फाइंड n if n-1 p3 is to np4 equal to 1:9। क्या बोला गया है? फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी कंडीशन के लिए? n-1 p3 और np4 का रेशियो किसके इक्वल दिया हुआ है? 1:9 के बराबर दिया है। तो हम क्या करेंगे? n-1 p3 का मतलब क्या हुआ? कितने ऑब्जेक्ट है? कितने को अरेंज करना है? 3 को। इसका शॉर्टकट क्या था? कैसे लिखते थे अपने n-1 p3 को? 7p3 को लिखना तो कैसे लिखोगे? 7 into 6 into 5 डिवाइड बाई कुछ नहीं, डिवाइड बाई कुछ नहीं। डिवाइड बाई कब होता है? जब p काटा होता है। ये कौन सा है? p है। तो p के अंदर डिवाइड बाई कुछ नहीं आता। n-1 p3 को क्या लिखूंगा? n-1 कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर? n-1 के बाद n-2 n-2 के बाद n-3 और डिवाइड में कौन है? np4 का मतलब n से चालू करेंगे, कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर? तो n के बाद n-1 के बाद n-2 के बाद किसके इक्वल है? तो ये पूरा का पूरा कैंसल। तो n इक्वल टू इसमें फिर फैक्टोरियल की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास शॉर्टकट है तो डायरेक्ट उसको यूज कर लो। पर हाँ, आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन है, बोला है कि 7 के फर्स्ट में 5p of r is equal to twice of 6p of r minus 1। क्या दिया हुआ है? 5p of r equal to twice of 6p of r minus 1, then find the value of r। इसमें मैंने शॉर्टकट लगाया था, इसमें भी मैंने शॉर्टकट लगाया। वो शॉर्टकट में क्यों लगा पाया? क्योंकि मुझे पता था कि कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। 3 यहाँ पर मुझे पता था कि 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। यहाँ पर आपको पता ही नहीं कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? एनपी ऑफ आर की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। क्या होता है एनपी ऑफ आर? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से अगर वो फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। ओके, इक्वल टू 2 एज इट इज।
अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाओगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। सही है। इसमें फॉर्मूला इसलिए लगाने पड़ेगी कि r ही नहीं पता था, हमें ये नहीं पता चला था डिक्रीजिंग ऑर्डर से चलना कितना है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें? 6 फैक्टोरियल, चलो 6 फैक्टोरियल हमारा वैसे भी टेंशन नहीं, हमारा टेंशन तो ये है वैसे 6 फैक्टोरियल को सोल्व करना। तो अभी क्या बताया मैंने आपको, फैक्टोरियल को नहीं सोल्व करने का, क्या करने का, उसको छोटे नंबर के फैक्टोरियल में लिख लेने का। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 6 into 5, तो पहले तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल। हमारा टेंशन तो ये है, इसमें बड़ा कौन है 5 माइनस r या 7 माइनस r? कौन बस बड़ा? तो 7 माइनस 5 से बड़ा नहीं है 7, तो कौन बड़ा है 7 माइनस r। तो बड़े नंबर को हम छोटे नंबर में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। 7 माइनस r को जब आप लोग रिड्यूस करना चालू करोगे तो 7 माइनस r के बाद कौन आएगा 6 माइनस r, 6 माइनस r के बाद क्या आएगा लिख सकते हो 5 माइनस r का। अगर मुझे आगे नहीं जाना है तो वहां फैक्टोरियल लगा दूंगा। तो ये 5 माइनस r फैक्टोरियल और ये 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल। वही समझ आया? बड़े नंबर को छोटे नंबर के फैक्टोरियल में लिख के कैंसिल करवा दिया, जिससे मुझे फैक्टोरियल चोरी ना करना पड़े, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब दो ऑप्शन है आपके पास। अगर अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर कौन से r माइनस 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 3। r की दो वैल्यू है, कौन कौन सी 10 और 3, पर r 10 पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? क्यों 10 पॉसिबल नहीं? टोटल 5 ही होगा तो टोटल ऑब्जेक्ट 5 है, 5 में से 10 कैसे अरेंज कर पाऊंगा? तो सीधी बात है r जो होगा 5 से तो छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, बट बड़ा तो नहीं हो सकता। तो r 10 पॉसिबल, तो r की क्या पॉसिबल वैल्यू आई 3, जो आपको फाइंड करना था। एक तो ये अप्रोच है ही हमने अपने पास, या तो फिर मैं आपको और एक इजी अप्रोच बताता हूँ। जैसे 7 माइनस r और 6 माइनस r दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इसके बाद वाले नंबर है ना तुरंत। तो अगर एक तरफ दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो अगर सामने कोई अगर कांस्टेंट दे रखा है तो ये भी कंफर्म है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक होता ही होगा, तभी ये सोल्व हो सकता है, वरना सोल्व ही नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो 12 के मुझे ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है। 12 के ऐसे कोई दो नंबर बताओ जो कंसेक्यूटिव। 12 को बहुत सारी तरीके से ब्रेक कर सकते हो, बट आपको ऐसे ब्रेक करने के दोनों कंसेक्यूटिव 4 and 3। 12 को लिख सकता हूँ 4 and 3। अब सामने 7 माइनस r और 6 माइनस r में बड़ा नंबर कौन, और 4 और 3 में बड़ा नंबर कौन? तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर लो। 7 माइनस r किसके इक्वल होगा? या तो अगर छोटे नंबर को इक्वेट करोगे तो सामने छोटा नंबर कौन 6 माइनस r, इस तरफ छोटा नंबर कौन 3। तो 6 माइनस r इक्वल टू 3। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, दोनों के साथ आंसर क्या आएगा 3। तो अगर आपको पूरा क्वाड्रेटिक नहीं भी सोल्व करना है तो चलेगा। आप बोलोगे सर क्यों इतना, अपने तो कर ही लेंगे ना क्वाड्रेटिक, इतना कौन सोचेगा? तो सही बात नहीं, इतना कौन सोचेगा, क्वाड्रेटिक सोल्व और तो क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेना। बट आप सोचो कि अगर इसके अंदर ऐसा कुछ आता है 7 माइनस r 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इंटू 4 माइनस r और सामने कांस्टेंट वैल्यू दिया होता है, तो ब्रैकेट ओपन कर तो रेज़ टू पावर 4 में इक्वेशन बनता है, उसको कैसे सोल्व करना है? तो फिर क्या करने कैसे? अगर इस तरफ अगर 3 कंसेक्यूटिव है तो सामने भी कंफर्म है कि 3 कंसेक्यूटिव होंगे ही होंगे, तो ही सॉल्यूशन मिलेगा, वरना सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। सामने 4 कंसेक्यूटिव है तो यहाँ पर भी 4 कंसेक्यूटिव होता ही होगा, वो बस आपको सोचना पड़ेगा कौन से वो कंसेक्यूटिव। और फिर जब आप इक्वेट करोगे तो ध्यान रखना सबसे बड़ा नंबर
सबसे बड़े नंबर के साथ इक्वेट होगा। गलती से ऐसा ना हो कि मैं किसी के साथ इक्वेट करूँ, अगर मैं 7 माइनस आर को 3 के साथ इक्वेट कर लूंगा तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ये बस ध्यान दीजिएगा। फिर जैसे उसी के अंदर 7 का सेकंड ऐसे दिया हुआ, बताने में कैसे मतलब कैसे करेंगे। 5p ऑफ r इक्वल टू 6p ऑफ, वैसे तो बाद में किया ही हुआ। ठीक है, 5p ऑफ r इक्वल टू 6p ऑफ r माइनस 1, सेम वही क्वेश्चन है ना। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस, इसमें 6 को हटाओगे माइनस करोगे तो 7 माइनस r हो जाएगा। फिर क्या बताया मैंने क्या करने का, बड़ा नंबर को तो 6 फैक्टर को क्या लिखोगे 6 इंटू 7 माइनस r फैक्टर को क्या लिखोगे 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू, ये कट, ये भी कट, सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस r इंटू, अब इस तरफ क्या बचा, या तो क्वाड्रेटिक को मतलब ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक सोल्व कर लो, या तो फिर जो मैंने आपको बताया इस तरफ 2 कंट्रीब्यूटिव है, इस तरफ के 2 कंट्रीब्यूटिव बता दो। 3 है, बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, तो 7 माइनस r किसके साथ इक्वल, तो r की वैल्यू, तो 6 माइनस r को 2 के साथ इक्वेट करते तो भी r इक्वल टू। तो बीच बीच में कोई वर्ड प्रॉब्लम के बीच में ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे उसके बाद वाले एक्सरसाइज में 6.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, NC ऑफ 8 इक्वल टू NC ऑफ 2, NC ऑफ 8 इक्वल टू NC ऑफ 2, तो पूछा है NC2 की वैल्यू फाइंड करो। ये प्रॉपर्टी मैंने क्लास में बताई थी, क्या होगा NC वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये इसमें NC ऑफ r इक्वल्स टू NC ऑफ n माइनस, राइट, ये कौन सा इक्वल टू अगर आया और अगर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, कौन सी, NC ऑफ r इक्वल टू NC ऑफ n माइनस, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये 2-4 चीजें देखी तो क्या यूज करो, एक ही है। कब, जब इक्वल टू हो और किसकी बात हो रही हो, कॉम्बिनेशन की बात हो रही हो। और इसमें फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर जो सिलेक्ट करते हो उसका जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, इनके बाद जैसे अगर 10c8 को सोल्व करना तो 10c8 किसके इक्वल, इस प्रॉपर्टी से 10c2, तो 8 और 2 का एडिशन कितना हुआ 10, r और n माइनस r का एडिशन कितना होगा 10, राइट। तो जितना आप यहाँ सिलेक्ट कर लो, जितना आप यहाँ सिलेक्ट कर लो उसका जो एडिशन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा, किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपने कितने सिलेक्ट किए, यहाँ पर कितने सिलेक्ट किए, तो आपको n की वैल्यू कितनी मिलेगी, n की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 + 2 तो 10, तो n कितना हो जाएगा आपका, ये समझ आया सबको। तो अगर n 10 होगा फिर क्या ढूंढना था, NC2, तो 10C2 को कैसे सोल्व करोगे, 10 × 9 डिवाइड बाय 2 × 1, तो 2 × 5 = 10, तो आंसर ही क्या हो जाएगा, आंसर 4। ये क्लियर है। जब भी इक्वालिटी की बात आएगी तो नीचे जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो दोनों साइड उसका एडिशन करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। फिर उसमें सेकंड है इसमें बोला है 2NC3 = NC3 = 11:1, बोला n की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे करेंगे आप बताओ मुझे। 2NC3 को कैसे लिखोगे, 2NC3 को कैसे लिखोगे, 2n आपका पूरे ऑब्जेक्ट है, ट्वाइस नहीं है, 2NC3, तो 2n से चालू करना है कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 2n पहला नंबर, तो उसके बाद का नंबर, उसके बाद का नंबर, c है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी आएगा, p होता तो 3 फैक्टोरियल नहीं आता, बट c है तो आएगा ना 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय NC3,
NC3 n minus 1 n minus 2 अपॉन 3 into 2 into 1 और ये पूरा किसके इक्वल है 11। यहाँ पर ये 3 into 2 into 1 और ये 3 into 2 into 1 कैंसिल। यहाँ पर ये n और ये n कैंसिल। यहाँ से क्या कॉमन 2 का अंदर क्या रहेगा वो n minus 1 और ये n minus 1 भी कैंसिल। यहाँ से जब आपने 2 कॉमन लिया होगा तो यहाँ पर 2 into 2 4 हुआ होगा। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई और नीचे क्या बचा n minus 2 ये n minus 1 कहाँ गया 2 कॉमन लिया था तो उसका कट हो गया था इक्वल टू 11। फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 8n minus 4 इक्वल टू 11n minus 22। ये माइनस 22 तरफ जाएगा तो प्लस 22 minus 4 18 और 11n में से 8n गया 3n तो n इक्वल टू 6 जो आपको फाइंड करना। तो अगर ऐसे कोई मतलब C वाले टर्म या P वाले टर्म को सोल्व करना तो कैसे सोल्व करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। जहाँ शॉर्टकट यूज कर सकते हो शॉर्टकट यूज करो, जहाँ पर शॉर्टकट नहीं लगेगा जैसे इसमें R नहीं पता तो शॉर्टकट नहीं लगेगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको छोटे फैक्टोरियल तक ले जाओ कैंसिल करवा दो। ठीक है जैसे लास्ट क्लास में फिर हम लोगों ने थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपको पूछे जाएंगे, ये जो बाजू में की ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है और अगर पूछे जाएंगे तो आराम से बन भी जाएगा, नहीं इसमें कुछ नहीं है। ये ओके। अब जो मैं बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन आप लोग सोच के बताइएगा। वैसे तो कल हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें एक्सरसाइज पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं सिंपल सा। एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, और कोई एक दूसरे डिस्कस नहीं करेगा बिल्कुल भी नहीं, लॉजिक डेवलप करने खुद से सोचो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digit is allowed। 1 2 3 4 5 को यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है। क्या बताया था मैंने ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करने का है, ब्लॉक भर लेने का। कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3, तो कितने प्लेसेस होंगे मेरे पास 3, रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी हुई 5, और प्लेस के लिए 5 वेज का मतलब क्या हुआ 5C1। भाई मेरे पास 5 नंबर है बट यूज तो मैं किसी को जिसमें 5C1 हो। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर भी, रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर भी। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक सब कुछ। 5C1 का आंसर 5, तो 5 into 5 into 5 का आंसर ही, तो आप लोग क्या आंसर होगा 125। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो क्या आंसर होगा फर्स्ट प्लेस पर किसी फोर्थ पॉसिबिलिटी 5C1 फिर 4C1, क्योंकि जो नंबर आप यूज कर चुके हो तो वापस आप यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर कितना आंसर, और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक सब कुछ मल्टीप्लाई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। दिस इज द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड। कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का। कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो वापस 3 ब्लॉक है ना। फर्स्ट प्ले अब इवन नंबर बनाना तो सबसे पहले किसको लास्ट को। इवन नंबर की कंडीशन लास्ट प्लेस में इवन होना चाहिए, तो लास्ट प्लेस पे किसकी कोई 2 4 6 चॉइसेस कितनी है
यूज किसी एक को ही करेंगे तो क्या लिखेंगे 61, एक प्लेस भर लिया, रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पर कितनी चॉइस 61 और सेकंड प्लेस 61 पर 16 तो 16 तो 3 तो 108, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 को यूज करके कितने नंबर बना पाओगे, इवन नंबर बनाना होगा तो यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन हाउ मेनी नंबर्स कैन फॉर्म, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर कितनी चॉइस होती, यहाँ पर तो 3 ही होती, यहाँ पर चॉइस कितनी होती, 5 होती, 5 होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर चुके हो, यहाँ पर कितने होते 5, यहाँ पर 4 ही होता ना, फिर 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1 का आंसर हो जाता है 60। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउड है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, आप उसके हिसाब से काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड, मतलब ऐसा मान लो कि कोई पासवर्ड जैसा बनाना है अपने को, उसमें बोला है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। आपको 4 लेटर के कोड बनाना है, उस कोड को बनाने के लिए आपको कितने लेटर को यूज करना, अल्फाबेटिकल पहले कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो क्या करोगे, आंसर क्या होगा, कितने प्लेस है आपके पास 4, कितने प्लेस है 4 और 10 अल्फाबेट है मेरे पास ABCD से लेके Z तक। अब मेरे पास फर्स्ट प्लेस पर कितनी चॉइस, फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस, यहाँ के लिए 9, यहाँ के लिए 8, यहाँ के लिए 7, सही है ना, क्या है 5040। तो हमारे पास अगर मुझे 4 प्लेस वाला या 4 लेटर का कोड बनाना है और अलग अलग पासवर्ड बनाने हैं और सब अभी तो 10 अल्फाबेट ही ले रहे हो, तो कितने अलग अलग पासवर्ड बन सकते हैं, 5040 पासवर्ड बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन में बोला गया है देखो क्या बोला है 4th वाले क्वेश्चन में, बोला है कि हाउ मेनी 5 digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1। हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये है कि इट्स ऑलवेज स्टार्टेड विथ 67। कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर है 5, कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर है 5, उस 5 में भी पहले 2 तो फिक्स कर दिया उन्होंने, है ना, पहले 2 प्लेस तो फिक्स ही है भाई, आपका वो टेलीफोन नंबर चालू कहाँ से होना चाहिए 67 से ही होना चाहिए और फिर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। और टेलीफोन नंबर बनाने के लिए आपके पास नंबर कौन से 0 to 9, तो मुझे बताओ 3rd प्लेस के लिए कितनी चाहिए, 3rd प्लेस के लिए 3rd प्लेस के लिए कितनी चॉइस होगी, क्योंकि 0 to 9 में टोटल 10 नंबर है, तो पहले 2 आप यूज कर चुके हो, तो यहाँ पर कितनी चॉइस 831, यहाँ पर क्यों एक कम हो रहा है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर आपको 6 ही रखना है, सेकंड प्लेस पर आपको 7 ही रखना है, 3rd प्लेस और 4th प्लेस और 5th प्लेस के लिए मेरे पास चॉइस है, और ये तीनों का क्या होगा मल्टीप्लाई ना, कितना है, तो हमारे पास अलग अलग 336 फोन नंबर बन सकते हैं जो 67 से स्टार्ट होता होगा, वो भी तब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5th वाला,
A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ये सब चेंज करो। 3 पॉइंट पर टॉस करोगे तो पहले पॉइंट पर 2 कोई दे दिया 10, सही है। दूसरे पॉइंट पर वापस 2 गई 2C1, थर्ड पॉइंट पर भी 2 से 2C1, और जब तक मैं तीनों पॉइंट को टॉस नहीं कर लेता तब तक मेरा काम खत्म नहीं। आप लोग टेस्ट को सारे लिखते थे ऐसे जबकि जरूरत होती नहीं थी, बट ठीक है। एक ऐसे ही पता चला पहली बार पॉइंट को टॉस करूँ तो 2 स्विच हो गए, या तो हेड या तो टेल, दूसरी बार भी 2 स्विच हो गए, तीसरी बार भी। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा काम कब खत्म होगा? जब मैं तीनों पॉइंट को टॉस कर लूंगा तब तक मल्टीप्लाई करें, ठीक है। Given 5 legs of different colors, given 5 legs of different colors, how many different signals can be generated? How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? कितने फ्लैग हैं? जबकि इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। कितने फ्लैग है? 5। कितने को लेकर सिग्नल बनाना है? 2। जबकि हमने तो जब बात किया तब तो बोला भी नहीं था, इसमें तो फिक्स है कि 2 ही फ्लैग को लेकर सिग्नल बनाना है। आपके हिसाब से परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का? क्योंकि जब आप 2 सिलेक्ट करोगे तो ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हो। आंसर क्या होगा? 5 फ्लैग में से 2 को लेकर अरेंज करना हो तो 5 फ्लैग को लेके अगर मुझे 5 में से 2 फ्लैग को लेके अगर नंबर ऑफ सिग्नल बनाना है तो 5p2 होगा, है ना। और 5p2 को कैसे सोल्व करते हो? 5 into 4। तो आंसर ही मैं अलग अलग कितने सिग्नल बना पाऊंगा? अब जब मुझे पहले से फिक्स है कि 2 ही फ्लैग को लेके सिग्नल बनाना, ठीक है। और अगर इसमें ये नहीं बोला होता, नंबर ऑफ फ्लैग्स मेंशन नहीं होता, सिर्फ इतना बोले तो 5 फ्लैग्स को लेके आपको सिग्नल बनाना है और मेंशन नहीं है कितने फ्लैग्स यूज करना है, तो क्या बोलता मैं आंसर? सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया। 5 फ्लैग को लेके सिग्नल बनाना है, बट ये मेंशन नहीं कि कितने फ्लैग लेके आपको सिग्नल बनाना है। राइट, क्या होता तो फिर आंसर 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 प्लस 5p4 प्लस, जब मेंशन नहीं तो मेरी इच्छा ना, मैं फ्लैग लेके भी सिग्नल बना सकता हूँ, 2 को लेके भी सिग्नल बना सकता हूँ, 3 को भी लेके सिग्नल बना सकता हूँ, 4 को भी लेके बना सकता हूँ, 5 को भी लेके बना सकता हूँ। और बीच में प्लस क्यों? और की कंडीशन है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 3 भी। तो और के लिए क्या करेंगे? तो 5p1 प्लस 5p2 से लेके कहां तक एडिशन? 5p5, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं, तो पूछेंगे नहीं। ये तो सिंपल है ना सारे। अब जो मैं पूछ रहा हूँ इसको छोड़ दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि तो इस क्लास में अभी राइट नाउ 26 लोग हैं, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्लास में अगर हम लोग एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, सब लोग हैंडशेक भी दिख रहा है, इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हैं? सब लोग अगर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे तो इस पूरे क्लास में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हैं? सोच के बताना।
ये जल्दी आ जाए बताओ। 650 मैं गलत जवाब कितना आप लोग को हैंडशेक कितना होगा? क्लास में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा अगर हम लोग 26 पीपल है बहुत ही खराब लॉजिक है आप लोग कितना? अरे छोड़ो 26 नहीं है लोग, 26 में 3 ही लोग हैं। ए बी सी 3 ही लोग होते, अगर तीनों अगर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते तो आपके हिसाब से कितने हैंडशेक होते? भाई 3 लोग हैं, आप एक दूसरे करके देख लो कितने हैंडशेक होंगे। तो मेरे से हैंडशेक करोगे तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? 3 लोग। 3 में 106 का कितना? वो भी 106 नहीं होगा। 3 में कितना होता है? 3 लोग अगर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं तो टोटल कितना होता है? ठीक, बताओ मेरे को 6 कौन किसके साथ? 4 भी बता दो। ए बी के साथ, ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, ए ने सी के साथ किया, बी सी के साथ करेगा, बी ए के साथ कर तो वापस करेगा। तो कितने हुए? 3 ही तो हुए, 4 कहाँ हुए? कितने हुए? 3। 6 कहाँ से लाए था और 4 भी कहाँ से लाए थे? एक मिनट आप लोगों का लॉजिक अभी भी वो टॉस करने तक ही पहुंचा है, कोई नहीं कुछ ज्यादा टॉस है। अब देखो कैसे सोचते हैं भाई, मैं ऐसे सोचूंगा, मतलब आपको कैसे सोचना है? कितने लोग हैं? 3। मुझे अगर ये काम करवाना है, हैंडशेक करवाना है, तो मुझे कितने लोग चाहिए? 2 लोग। हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए ना? 13 लोग क्या करेंगे वहाँ? 3 लोग है, अगर हैंडशेक करवाना है मुझे तो मुझे कितने लोग चाहिए? 2। कितने हैं? 3। उसमें से कितने चाहिए? 2। कौन से 2? कोई भी 2। 3 है, उसमें से 2 चाहिए, कौन से 2? कोई भी 2। 3 में से 2 को डिलीट करना है तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होगी? 3 का आंसर 3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 1। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? 3 हैंडशेक होंगे। भाई हैंडशेक करने के लिए मुझे 2 ही लोग चाहिए। कौन से 2? कोई भी 2। तो अगर मुझे अब ये पूछा जाए कि क्लास में 26 पीपल है और 26 लोग एक दूसरे के साथ अगर हैंडशेक करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा? जो होगा 26 T2। कितना होगा? 26 T2। इससे जो भी आंसर आएगा, आंसर तो अंदर नहीं है, ये किया था 26 T2, क्या होगा? 26 × 25 डिवाइड बाई 2 × 1, ये 30। तो 25 को 30 कितना होता है? तो आप लोगों का आंसर कितना आ रहा था? 650 और इतना कुछ आ रहा था आप लोगों को। अब आ रहा था 650 कैसे? डिवाइड बाय 2 × 1। समझ आया? आपको अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पे काम करना है कि भाई मुझे अगर हैंडशेक करना है तो मुझे कितने लोग चाहिए? 2 ही तो चाहिए। ए बी के साथ करे तो वापस बी ए के साथ नहीं करेगा ना भाई, हो गया ए और बी का, वापस क्यों करेंगे? ठीक है,
तो बाकी के जो 25 है वो भी तो करेंगे ना। लेकिन A के साथ कर लिया सबको। अब जब आपके 25 बचे, पहले से 25 चॉइस था पहले के पास, फिर दूसरे के पास कितनी चॉइस आपकी? 24। कैसे 24? तो आप इसके हिसाब से कितना आंसर रहेगा पता है आपके पास? पहले के पास आपके हिसाब से 25 चॉइस है, दूसरे के पास आपके हिसाब से 24 चॉइस है, तीसरे के पास आपके हिसाब से 23 चॉइस है ना? और ये सबका मल्टीप्लाई होने वाला है 25 फैक्टोरियल होगा। लास्ट के पास आपके हिसाब से एक ही चॉइस होगा, खुद के साथ ही कर लेगा। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आपने पहले के पास जब 25 चॉइस था तो 25 चॉइस तो लेकिन किसी के साथ भी कर चुका है, तो फिर सेकंड के पास 24 चॉइसेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि सेकंड के साथ उसने ये 25 C1 बोल रहा ना, 25 C1 का मतलब क्या हुआ कि उस बंदे को छोड़ के मेरे को छोड़ के मैं आप 25 की सेट को सिलेक्ट किया हैंडशेक करने के लिए, ठीक है। अब मैंने जब हैंडशेक करने के लिए सिलेक्ट किया तो सपोज मैंने इनसे किया हैंडशेक, सही है। अब आपका टर्न है, तो आपके टर्न आप 24 क्यों बोलोगे? क्योंकि आप इसलिए 24 बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सोच के मैंने आपसे कर लिया, पर मैंने आपसे हैंडशेक किया ही नहीं, तो मैं 3 से किया था, तो आपकी चॉइस कम कैसे हो गई? तो आपके पास 25 चॉइस है, बट उसमें कैसे तो बहुत सारे रिपीटेशन भी होंगे, फिर वो सारे रिपीटेशन को माइनस करने का तो 3 घंटे निकल जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। तो इसमें जाना ही नहीं ना, आपको तो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पे काम करना है, राइट। जैसे कुछ भी करेंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि हम 25 लोग एक चेस टूर्नामेंट में हम ही लोग अपने 26 एक चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर नॉकआउट राउंड है, तो अब एक दूसरे के साथ खेलना है, तो चेस टूर्नामेंट में कितने टोटल गेम्स होंगे? सेम ही होगा, क्योंकि एक चेस का गेम खेलने के लिए कितने लोग थे? 2। कौन से 2? एक दूसरे से खेल रहा है तो 2 की तीसरी जोड़ियां बनेगी, उतने गेम हो रहे होंगे, तो कितने गेम होंगे? 26 टीम। मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेन के अंदर, अभी ये XY प्लेन है मान लेते हैं, इस XY प्लेन के अंदर ऐसे अलग अलग 20 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 20 पॉइंट है। देयर आर 20 पॉइंट्स ऑन दिस XY प्लेन, और हमें लाइंस बनानी है, तो कितनी लाइन बनेगी? 23। क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? कौन से 2? कोई भी 2। अगर इस पॉइंट को उठाया, इस पॉइंट को उठाया तो लाइन बना, इस पॉइंट को उठाया, इस पॉइंट को उठाया तो लाइन बना। कोई भी 2 पॉइंट को यूज करके मैं लाइन बना सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल लाइन कितनी बनेगी? 23। तो फिर सोल्व करना आपको आता ही है। ट्राइंगल्स बनाने होते हैं 23। अब समझ आ रहा है कैसे सोचते हैं? क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 3। कौन से 3? कोई भी 3 सिलेक्ट करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर? अब एक ये बस मैंने आपको कैसे सोचते हैं वो बता दिया। अब एक टॉपिक उठाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछेंगे वो होगा आप लोगों का वर्ड अरेंजमेंट, तो वहीं से स्टार्ट करें। एकदम बेसिक लेवल पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से फ्रेम होगा, तो वर्ड बनाने से फ्रेम होगा, वर्ड अरेंजमेंट। अब वर्ड अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चन होंगे? जैसे कि अगर आप लोगों को दिया हुआ है मोबाइल, कितने लेटर है? 6। तो कितने लेटर है? 6। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस मोबाइल के सारे अल्फाबेट को रीअरेंज करना है और नए नए वर्ड बनाने, तो टोटल विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मीनिंग पे तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ने वाला अपने, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? रिपीटेशन इज अलाउड। वापस क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लोगों को ही नहीं बोलना है, मेरी बातें
मोबाइल के सारे अल्फाबेट को रीअरेंज करके आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, विद मीनिंग और विदाउट। इसमें मीनिंग जैसा कुछ होता है नहीं, विदाउट मीनिंग ही होगा। आपके पास टोटल अल्फाबेट कितने, 6। और ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि आपको अल्फाबेट को रीअरेंज करना है। मतलब MOBILE मोबाइल है, अगर मैं O को यहाँ ले जाऊँ और M को यहाँ ले जाऊँ तो मेरे लिए एक नया वर्ड बना। D को यहाँ ले जाऊँ, M को यहाँ ले जाऊँ तो BOMILE मेरे लिए एक नया वर्ड बना। तो एक क्वेश्चन सिलेक्शन का है कि अरेंजमेंट का है? अरेंजमेंट है। कितने अल्फाबेट है, कितनों को अरेंज करना है, सबको। तो क्या लिखूंगा, 3। NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल। NPN किसके बराबर होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 से लेके अगर 1 तक का मल्टीप्लाई करोगे तो 720। 6 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर। तो टोटल कितने वर्ड्स बने, 720 वर्ड्स बने। टोटल कितने वर्ड्स बने, 720 वर्ड्स बने। ये क्लियर है। ये 720 वर्ड्स वो है जिसके अंदर मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है, बस टोटल 720 वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई कंडीशन भी नहीं है। अब कंडीशन लेते हैं। अब आपको बोला गया है कि मोबाइल के सारे अल्फाबेट्स को लेके आपको वर्ड बनाने हैं, बट कंडीशन ये है कि एक्सट्रीम प्लेसेस ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय वोवेल। कैसे सोचेंगे एक बार समझ लो आप लोग, सोचते कैसे, मैं तो सोचता ही कमाल है सब कुछ। तो एक्सट्रीम प्लेसेस मतलब कौन से प्लेस, कौन से आपके पास कितने प्लेस है, आपके पास प्लेस कितने, 1 2 3 4 5 और 6। उसमें फर्स्ट प्लेस और 6th प्लेस जो होगा वो मुझे कंपलसरी किसको देना है, किसने भरना है, वोवेल से। वोवेल्स को मालूम है, वोवेल सिंपल रेडी है, बट वो एक्सट्रीम प्लेसेस बोलते हैं हमें वोवेल भी चाहिए। अब वोवेल है कितने आपके पास, 3। आपको जरूरत कितने की, 2 की भाई। एक यहाँ पर भी भरना है, एक यहाँ पर भी भरना है। और है कितने मेरे पास, OIE है 3, बट मुझे अभी 3 नहीं चाहिए। एक्सट्रीम प्लेसेस के हिसाब से मुझे सिर्फ कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। तो 3 में से आप क्या करोगे, अगर पूरा अगर लॉजिकल अगर हर स्टेप को सोचे तो मेरे पास 3 चीजें हैं, O है, I है, E है, बट मुझे 3 की जरूरत नहीं। मुझे जरूरत कितने की है, 2 की। तो जरूरत कितने की है, 2 की। तो मैं क्या करूंगा, 3 में से पहले 2 को सिलेक्ट करूंगा, 3 में से 2 को सिलेक्ट करूंगा। अब तो 2 सिलेक्ट हुए, मान लेते हैं कि 3 में से जो 2 सिलेक्ट हो, O और I सिलेक्ट हुआ, एक एग्जांपल के हिसाब से। अब वो O और I कहाँ भरने वाले हो आप, O और I को कहाँ रखोगे, फर्स्ट प्लेस पे, 6th प्लेस पे। तो प्लेस कितने, 2, अल्फाबेट कितने, तो 2 प्लेस पे 2 अल्फाबेट को रखने का क्या बोलोगे, 2p2। 2 प्लेस पे 2 अल्फाबेट को अरेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे, 2p2। पहले क्या किया, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया। क्यों 2 को सिलेक्ट किया, क्योंकि जरूरत कितने की अभी मुझे, 2 की। 6 कितने मेरे पास, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया, जो 2 को सिलेक्ट किया 2 को फिर मैंने अरेंज किया, राइट। तो ये 2 प्लेस भर लिए। इसको आप डायरेक्टली, अगर ये तो मैंने आपको स्टेप समझा, इसको डायरेक्टली 3p2 भी बोल दोगे तो चलेगा। मैंने पहले क्लास में आपको, मतलब लास्ट क्लास में समझा, NP ऑफ R क्या होता है, NP ऑफ R इंटू RP ऑफ R। इनमें से 8 सिलेक्ट होता है, फिर वही R अरेंज होता है। 3 में से 2 सिलेक्ट होता है, वही 2 अरेंज होता है। तो डायरेक्टली आप 3p2 भी लिख दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कितने प्लेस भर लिए, अभी भी बीच में कितने बाकी, 4। अब अल्फाबेट भी कितने होंगे, 4, क्योंकि 2 ही को यूज किए, एक वोवेल बाकी और 3 कॉन्सोनेंट्स बाकी। तो 4 अल्फाबेट और प्लेस कितने, 4। तो 4 प्लेस पे 4 अल्फाबेट को फिल करना है, तो आंसर है 4p4, राइट। 3p2 का आंसर, 3p2 को कैसे सोल्व करेंगे, 3 into 2, 4p4 को कैसे सोल्व करोगे, 4 into 3 into 2 into 1, 24, और ये 6, तो 144। तो अगर मुझे एक्सट्रीम प्लेस पे अगर वोवेल को रखना है तो सिर्फ मेरे पास अब कितने वर्ड बनेंगे, 144 वर्ड्स ही बनेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि आपको वर्ड इस तरह से बनाना है
वर्ड इस तरह से बनाना है कि फर्स्ट प्लेस मतलब ओड प्लेसेस ऑलवेज फिल्ड बाय कॉन्सोनेंट। तो आंसर क्या होगा भैया, आप लोग बताओ सोच के। What place is always filled by consonant? कितना? 30। हाँ सही। अरे सबका 36 कैसे 36 और प्लेसेस कितने हमारे पास? 3 प्लेसेस टोटल कितने? 3। पहले किसको भरेंगे? 4 प्लेसेस कितने? 3 फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। और ये 3 को आप किससे भरने वाले हो? कॉन्सोनेंट कौन है मेरा? एम बी एल। 3 प्लेस 3 कॉन्सोनेंट, तो 3 ये 3 भर दिए। तो ऑप्शन क्या बचा? बाकी 3 को किससे भरना पड़ेगा? वोवेल्स पर वोवेल्स कितने? ओ आई ई। इवन प्लेस और 3 वोवेल्स उनको भरूंगा तो इंटू 3, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6। ठीक है। फोर्थ आपको बोला गया कि ऐसे वर्ड बनाने हैं कि ऑल द वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचते हैं। ऑल द वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर मतलब मुझे वर्ड इस तरह से बनाने के तीनों वोवेल मुझे साथ में थे, भले जहां पर भी जाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर होने चाहिए साथ में। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको साथ में लेना होगा, कि वो ऑब्जेक्ट वोवेल्स हो, वो ऑब्जेक्ट कॉन्सोनेंट्स हो, वो ऑब्जेक्ट बॉयज हो, वो ऑब्जेक्ट गर्ल्स हो, वो ऑब्जेक्ट इंडियन हो, वो ऑब्जेक्ट अमेरिकन हो, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब उनको साथ में रखना है तो वो आपके लिए एक ही ऑब्जेक्ट है, वो आपके लिए। क्योंकि जहां पर भी ले जाओगे उनको साथ में कैरी करना पड़ेगा आपको। आप अकेले ओ को ले जाओगे तो आई और ई आई साथ में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उनका एक ग्रुप बना लेंगे। जिनको मुझे साथ में रखना है वो मेरे लिए एक ही ऑब्जेक्ट है, वो मेरे लिए 3 ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो मेरे लिए 3 अल्फाबेट ही नहीं है, मेरे लिए अब एक ही। क्यों? क्योंकि जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर साथ में नहीं जा रहे। पहले हमारे पास कितने अल्फाबेट थे? 6, अब आपके पास सिर्फ 4 ही है, क्योंकि ये है। बाकी कौन बचा? एम बी एल। तब आपके पास 6 है ही नहीं, अब आपके पास कितने बचे? 4, 1 2 3 और ये 4 को जब मैं अरेंज करूंगा तो मैं 4p4 बोलूंगा। जब अगर ये 4 को अरेंज करता तो क्या बोलूंगा? जब ये 4 को अरेंज करेंगे तो ये जो ओ आई ई होंगे वो हमेशा साथ में जा रहे होंगे, क्योंकि उनको माना ही है। कहीं पर भी जाएंगे तो क्योंकि उसको माना ही हमने क्या, एक ही ऑब्जेक्ट माने, तो गए तो साथ में, बट अंदर अंदर तो अरेंज हो सकते हैं ना। अंदर अरेंज हो सकता है। ओ आई ई लिखा मैंने, या तो आई ओ ई लिखूंगा तो भी तो चलेगा, तो भी तो साथ में बोला जाएगा। इससे तो उनका एक इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा। इनका इंटरनल अरेंजमेंट होगा वोवेल का। कितने वोवेल है? 3, और वो 3 वोवेल का इंटरनल अरेंजमेंट को क्या बोलूंगा? 3p3। और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक बीच में मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 6। तो आंसर इज
144। अगर मुझे ऐसे वर्ड्स बनाना है कि जिसके अंदर सारे वोवेल साथ में रहेंगे तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 144। समझ आया क्या किया मैंने? जिनको भी साथ में रखना उनका क्या करोगे आप लोग, हमेशा एक ग्रुप बना लेना है ना, उसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लेना, बट लास्ट में फिर उसका इंटरनल अरेंजमेंट करना मत भूलना, उनका इंटरनल अरेंजमेंट भी जरूरी है। स्विफ्ट, अब मुझे ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसके अंदर कंडीशन दी है कि नो वोवेल कम टुगेदर, मुझे एक भी वोवेल साथ में नहीं। तो देखो क्या करेंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। नो वोवेल कम टुगेदर का मतलब क्या होगा आप लोगों का, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, नो वोवेल कम टुगेदर का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई भी वोवेल साथ में नहीं चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि उनको कॉन्सोनेंट के बीच में अरेंज करना पड़ता होगा, कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करने कैसे क्वेश्चन, लोग कुछ भी दे सकते हैं ना, नो वोवेल कम टुगेदर, नो कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, नो वॉइस कम टुगेदर, नो गर्ल्स कम टुगेदर, है ना, ऑब्जेक्ट कुछ भी चेंज कर देंगे, पर लॉजिक वही रहेगा कि भाई अगर मुझे वोवेल साथ में नहीं चाहिए तो मैं पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लूंगा, मैं पहले किसको अरेंज कर लूंगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है कितने, तीन, तीन कॉन्सोनेंट को जब आप लोग अरेंज करोगे तो आंसर क्या होगा 333। तीन कॉन्सोनेंट को अरेंज करोगे तो आंसर क्या होगा 333। कॉन्सोनेंट है कौन कौन से, एम बी एल, ये तीनों का अरेंज कर लिया होगा। अब वोवेल्स के पास कितने प्लेस है, क्योंकि वोवेल्स को कहाँ अरेंज होना पड़ेगा, उनके बीच में अरेंज होना पड़ेगा, तो एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ और एक प्लेस यहाँ, करेक्ट। आपके पास एमबीएल को आपने अरेंज कर लिया तो वो हो गया आप लोगों का 333, बट उनके आसपास में टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 4, क्योंकि आप बोलोगे सर ये कैसे प्लेस है भाई, तो वोवेल्स पहले से चालू हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मैं ऐसा तो वर्ड बना ही सकता हूँ ना, ओ एम आई बी एल ई, आ रहे कहीं पर वोवेल साथ में नहीं आ रहे, मैंने कौन सा प्लेस सिलेक्ट किया, ये वाला और ये वाला, आपके कहीं पर भी वोवेल साथ में नहीं आ रहा, तो आपको आजू बाजू के प्लेसेस लिख लेने, आजू बाजू का प्लेस हमें एक ज्यादा ही मिलेगा, जितना ऑब्जेक्ट होंगे उस एक प्लेस आपको, क्योंकि एक शुरुआत का और एक लास्ट का भी तो कंसीडर करेंगे। तो अभी कितने वो कॉन्सोनेंट है आपके पास, 3, जिसको मैं अरेंज ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब उनके आसपास में कितने प्लेस, 4, बट मुझे जरूरत कितने की, 3, क्योंकि वोवेल कितने हैं 3, तो 4 प्लेस में से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है और उसके 3 को अरेंज भी करना है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 4p3। इस 4p3 का मतलब क्या हुआ कि मैंने 4 प्लेस में से कोई भी 3 प्लेस को पहले सिलेक्ट किया होगा। अगर लॉजिक देखा जाए तो 4 प्लेस में से मैंने कोई भी 3 प्लेस को पहले सिलेक्ट किया होगा, सपोज ये 3 सिलेक्ट हुए और फिर ये 3 में 3 वोवेल को अरेंज कर दिया होगा। तो 4p3 इंटू 3p3 बोलोगे या 4p3 बोलोगे, आपका आंसर 3 होगा। अब 3p3 को सोल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल है ना, 4p3 को सोल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से चालू करेंगे, कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर 3, तो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6, 3 फैक्टोरियल 6 ना, और ये हो जाएगा 24, तो आंसर कितना है 140। क्लियर, जिनको साथ में नहीं रखना है तो बाकी क्या बचा, तो बाकी भाई कॉन्सोनेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं है तो पहले उनको अरेंज कर दो, पहले उनको अरेंज कर दो, फिर आजू बाजू का प्लेस गिन लो। मुझे बताना अगर आपको अगर समझ में आए तो सपोज आपको दिया कि 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो मुझे एक रो में अरेंज करना है, एक रो में बिठाना है, बट कंडीशन ये कि नो गर्ल्स इज टुगेदर, तो किस कैसे बिठाओगे, तो पहले बॉयज को अरेंज करेंगे, तो पहले किसको अरेंज करेंगे, बॉयज को, क्योंकि गर्ल्स साथ में कब नहीं बैठेगी, जब बॉयज के बीच में बिठाया जाए, तो पहले किसको अरेंज कर लोगे, कितने बॉयज है 5 बॉयज को अरेंज किया तो क्या बोलोगे, मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, बॉयज को अरेंज हो गया 6p4,
क्या होगा 64, क्योंकि बॉयज कितने हैं 5, तो 5 बॉयज है B1 B2 B3 B4 B5, आजू बाजू में जगह कितनी 1 2 3 4 5 6, पर मुझे 6 की जरूरत नहीं है, 6 जरूरत तो कितने की है, तो इंटू क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट में ऐसे लिखा है मैंने, बोला ऐसा क्वेश्चन है, ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। पहले तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है या सेम? ये था नो वोवेल कम टुगेदर और यहाँ पर था ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। इसमें दो साथ में आ सकते हैं, इसमें तो सारे के सारे अलग अलग अरेंज होने चाहिए, इसमें क्या हो सकता है ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, वोवेल्स कितने थे 3, तीनों साथ में नहीं आ सकते, 2 साथ में हो, एक अलग हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, और तीनों अलग हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ये तो कैसे बनाने पड़ेंगे, 2 को साथ लिया, 1 को अलग लिया, ये तीनों को अलग अलग लिया, इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाओ? ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचने का, जब भी आपको थोड़े से वर्ड बता, जैसे नेवर आए ना, नेवर की कोई क्वेश्चन है कि भाई ये सारे के सारे साथ में नीचे, तो हमेशा उल्टा सोचो, हमेशा उल्टा, उसका कॉन्ट्राडिक्ट सोचो। ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर का ऑपोजिट क्या होगा? ऑल द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ऑलवेज कम टुगेदर ढूंढना बहुत सिंपल है, सारे वोवेल्स को अगर साथ में रखना है तो मैंने क्या मेथड समझाया, उनका क्या करेंगे ग्रुप मान लेंगे, अगर सारे वोवेल्स को साथ में थे तो हम क्या करेंगे, सारे वोवेल्स का एक ग्रुप मान लेंगे, सारे वोवेल्स का ग्रुप मान लेंगे, तो मेरे पास कितने आंसर आया, ये 144 आंसर किसका था, सारे वोवेल्स साथ में थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो 144 वो है ना जो मुझे नहीं चलेंगे, टोटल कितने वर्ड बने, तो 720 में से 144 माइनस ज्यादा इजी। वो केसेस बनाने बैठू में कि 2 साथ में रखा, 1 अलग रखा, फिर तीनों अलग अलग रखे, फिर उसका रिपीटेशन भी होंगे, वो भी हटाओ, फिर तो वो सब करने की जगह पर नेवर आए तो क्या करेंगे, उसका उल्टा लेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, ऑलवेज कम टुगेदर, ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर का उल्टा क्या होगा, ऑल द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, और ऑलवेज कम टुगेदर का आंसर फाइंड कर लूंगा, ये तो सिंपल है, जिनको साथ में रखना उनका एक ग्रुप मान लेंगे, और फिर जो आंसर है उसको टोटल में से क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ पर जो वर्ड लिया मैंने मोबाइल, इस मोबाइल के अंदर अब ऐसे कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं आप लोगों के, ये जो फ्रीक्वेंटली जो कंडीशन पूछते हैं वो बस मैं आपसे डिस्कस करो, बाकी पीएचडी जैसा क्वेश्चन इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन है, कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इसलिए आपको बस अपना लॉजिक डेवलप कर लेना, बाकी क्वेश्चन क्या आएंगे वो किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर जो वर्ड हमने लिया मोबाइल, अब उसके अंदर आप देखो तो एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, मोस्ट ऑफ द वर्ड कैसे होते हैं, कुछ ना कुछ तो रिपीट होता ही होता है, तो रिपीटेशन जब होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ता होगा कुछ ना कुछ, क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कुछ छोटा वर्ड लेके डिस्कस करते हैं, सपोज ईयर है और आई है ना, ईयर है और आई है, ईयर में कितने अल्फाबेट थे, 3, इस 3 को लेके वर्ड बनाना तो कितने वर्ड बनेंगे, 3 टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, कितने बने 6, और 6 बन भी रहे, ये एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये 4th बना, 5th बना और 6th बना, बनेगा 6, अभी कोई नहीं बनेगा, इससे बनेंगे। अब आई में भी कितने अल्फाबेट है, 3, तो कंडीशन मतलब कंसेप्ट के हिसाब से कितने बनने चाहिए थे, 3p3 का आंसर 3 फैक्टोरियल, तो कितने बनने चाहिए थे, 6, इसमें भी 3 अल्फाबेट, इसमें भी 3 अल्फाबेट, तो बनने चाहिए, पर बनेगा क्या, ये बना, ये ई वाई बनेगा, दूसरा, तीसरा वाई ई बनेगा,
अब चौथा कोई बनेगा ही, चौथा कोई बनेगा ही। इनफेक्ट बनेगा बट वो दिखने में से भी, अगर ये ई को यहाँ ले जाओ और ये ई को यहाँ लाओ, जैसे आर यहाँ गया, ई यहाँ है, तो एक नया वर्ड दिखा आर ए ई, बट ये ई को यहाँ ले जाओ और ये ई को यहाँ लाऊंगा तो कुछ नया वर्ड दिखेगा। इसलिए अरेंज तो हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, बट उनके अरेंजमेंट से मुझे कुछ नया वर्ड मिलने वाला नहीं है। इनके रिपीटेशन होने की वजह से उनसे जो रिपीटेशन मतलब उनका जो अरेंजमेंट होगा वो उससे मुझे कुछ भी नया फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी रिपीटेशन आएगा और कुछ भी रिपीटेशन हो तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 3 फैक्टोरियल था, कितने अल्फाबेट थे 3, तो टोटल कितना अरेंजमेंट हो सकते थे 3 फैक्टोरियल। बट इसके अंदर जो रिपीटेशन हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, ई और ई, कितना अल्फाबेट रिपीट हुए, तो उनके अरेंजमेंट से मुझे कोई फायदा, तो उनके अरेंजमेंट को डिवाइड कर लो। ई और ई कितना है 2, तो 2 का फैक्टोरियल, तो 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, तो 6/2 का आंसर है। आपको कितने वर्ड मिलेंगे फिर 3। डिवाइड कब करना पड़ेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा, फिर वो अल्फाबेट और नंबर और कुछ भी, जब रिपीटेशन आएगा तो उनके फैक्टर्स से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। पर जैसे मॉनसून, अब मुझे अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, अब ये 7 को अरेंज करके अगर नए नए वर्ड बनाने तो आपकी हिसाब से कितने वर्ड बनेंगे। एक और एक मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 को अरेंज करते तो आंसर क्या होता, 7 फैक्टोरियल। पहले तो 7 फैक्टोरियल, अब फिर देखने का रिपीटेशन कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, कौन हो रहा है, तो ओ कितनी बार, तो पहले उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। उनके अरेंजमेंट से मुझे कोई फायदा नहीं है, और कोई रिपीट हो रहा है कितनी बार, तो उसका अलग से 2 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, मैं ओ को इनसे कोई लेन देना नहीं है, तो ओ का अलग ग्रुप और वो सिमिलर इसलिए उसके फैक्टर्स का डिवाइड कर रहा है ना। बाकी जो भी सॉल्व करके 5040/12 जो भी आता होगा, क्लियर। रिपीटेशन जब आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रिपीट होंगे तो उसके फैक्टोरियल से मतलब उसके अरेंजमेंट के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना, क्लियर, समझ आया इतना। अब एक वर्ड लिखो आप लोग, अब जो मैं बता, ये इसमें किसी को डाउट पहले तो ये तो समझ आया, वर्ड लिखिए मैथमेटिक्स, और मैं जो बता रहा हूँ और जिनसे पूछूंगा वही आंसर देंगे, अब सब लोग आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन पर वही लिखना है बस, मेरे चीजों को लिख के कोई फायदा है। और अगर कुछ कंफ्यूजन होता तो लेक्चर वापस गो थ्रू कर लेना। वर्ड क्या है लिखा सब लोगों ने, मैथमेटिक्स, ठीक है, वर्ड है आप लोगों का मैथमेटिक्स। फर्स्ट जिनसे पूछूंगा, मैथमेटिक्स के सारे अल्फाबेट को रीअरेंज करके अगर मुझे नए नए वर्ड बनाए तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, तब तक बाकी सबको अपने हिसाब से करना है। मैथमेटिक्स के सारे अल्फाबेट को रीअरेंज करके वर्ड बने तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप मुझे फैक्टोरियल के टर्म्स में आंसर दे देना, चलेगा, सोच के बताओगे। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आएगा आपका फर्स्ट का आंसर। क्या आ रहा है सबका, कितना अल्फाबेट थे टोटल 11, तो
तो उनका रेस करता तो आंसर क्या होता 11 फैक्टर। तो उसमें एम कितनी बार है 2 बार, उसका 2 फैक्टर ए कितनी बार था 2 बार, उसका 2 फैक्टर डी कितनी बार था 2 बार, तो उसका 2 फैक्टर तो उससे डिवाइड कर दिया तो रिपीट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सुनना, extreme place is always occupied by consonant। तो आंसर क्या होगा? बाकी सब अपने अपने नोटबुक में करेंगे, तो जब आंसर डिस्कस होगा तब चेक करोगे आप लोग की सही है कि गलत है, तब तक आप जिसको सोचते हैं। अब आया रिपीटेशन से कुछ होता है 11 अल्फाबेट 11 से 11 तो यूज करता है। आपको फैक्टोरियल के नाम से बस आंसर देना है इसको। क्या बोला था मैंने, डिस्कशन नहीं करना है अपने को एक दूसरे के साथ। किसको भरोगे आप सबसे पहले? एक्सट्रीम प्लेस है ना, सबसे पहले किसको भरोगे? उस एक्सट्रीम प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने अल्फाबेट है? 7 11 नहीं है, तो किससे भरना है? कॉन्सोनेंट से भरना है ना। और कॉन्सोनेंट कितने और भरने कितने प्लेस हो? क्या लिखोगे? 7 फीट। पहले लिखा इतना सब लोगों ने, भाई 7 है और तो मुझे तो 2 ही चाहिए अभी, तो हो गया। तो 7 फीट हो तो कितने प्लेस भर लिया आपने? कितने बीच में बाकी है? 9। और अल्फाबेट भी कितने? 10 to 9 3 और बाकी जो रिपीट हो रहा तो हमेशा होने ही वाला है, वो हमेशा डिवाइड में आने ही वाला है। डबल ए डबल एम डबल टी का खत्म। है समझ में? तो आपने पहले एक्सट्रीम प्लेस भर लिया, वही तो मेरी टेंशन है। बीच में तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। फिर वो भी सोल्व करके, हमें सोल्व नहीं करो, सोल्व करके आंसर तो लाइए। जो भी 7 पी टू क्या लिखोगे? 7 into vowel always placed at even place। ये कंडीशन, vowels always placed at even place। एक बार सोचो क्या हुआ।
क्या आया? Always place it even places. Even places कितने आपके पास? Right. Total place 11 ही है. तो second, fourth, fifth, eighth और 10 5 even places. पर आपके पास vowels कितने हैं? 4. तो आपको vowels पे even place में डालना है. तो मैंने even ढूंढा तो 5 even place दिखे. बट मुझे जरूरत कितने की थी? तो आपने 5p4 किया पहले? किया ये सबने? इसका मतलब 5p4 का मतलब क्या हुआ? तो कैसे नहीं रखना, कैसे रखना, नीचे नहीं दे अपने को कैलकुलेटर, अपने को आंसर फाइंड ही नहीं करना है. अपने को इससे मतलब है कि 5p4 समझ आता है कि नहीं आता है, वो तो कर ही लेंगे कैलकुलेटर दोस्तों. वो भी एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर से, उसको हमेशा दूर रखो. वरना आपको मुझे पता है 3 to 2 करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए. 5p4 तो 5 में से 4 प्लेस सिलेक्ट किया, कौन से? इवन प्लेस. और उसकी जगह पर किसको अरेंज कर लिया? वोवेल. अब कितने प्लेस खाली है? 7. 4 ही तो भरे हैं. 5 में से 4 भरे तो एक इवन प्लेस भी तो खाली है अभी भी. तो टोटल कितने प्लेस खाली है? 7. और अब कॉन्सोनेंट भी कितने बचे? 7 कॉन्सोनेंट को 7 जगह पर अरेंज करोगे. डिवाइड बाय 2 आपकी सबसे क्या ना कैसे? तो आपके पास 5p4 का मतलब बताओ. 5 कौन से प्लेसेस है? ठीक है. उसमें से तो अभी कितने इवन प्लेस खाली रहे? और 4 प्लेसेस कितने खाली? तो 6 और 1 वो इवन प्लेस भी तो भरना है. 6 भरते थे कॉन्सोनेंट पे घूमते रहते, कहाँ रखते? उसको भी तो रखते हैं. ठीक है. 4th, all the vowels and all the consonants always come together. All the vowels and all the consonants are always come together. हाँ इसमें बताइए, आपको बताना है मुझे. ऑल द वोवेल्स, तो आपने वोवेल्स भी साथ में थे, सारे कॉन्सोनेंट्स भी साथ में थे, तो क्या करना पड़ेगा? आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को. आराम से सोचो क्या करना है. मैंने मेथड बताया था. क्वेश्चन तो समझ में आया ना सबको? किस किस को साथ में रखना है? सारे वोवेल्स को, सारे कॉन्सोनेंट. तो पहला काम, कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ही है. कैसे 2? एक वोवेल का एक ग्रुप, एक कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप. तो एक ग्रुप है. 2 ग्रुप पर अरेंज किया तो 2p2. 2 को किया तो 2p2. ये 2p2 का मतलब क्या कि सारे वोवेल्स भी साथ में,
सारे कॉन्सोनेंट भी साथ में, ठीक है। वोवेल को एक मान लिया, कॉन्सोनेंट्स को भी तो एक ही मान लिया, ठीक है। पर ये जो वोवेल जो पहला ग्रुप होगा वोवेल तो उसमें कितने वोवेल, वो तो ये सारा अपने आप में भी तो अरेंज होंगे इनटू, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 7 कॉन्सोनेंट है इनटू 7p डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये डिवाइड में जो रिपीटेशन आया समझ, इसमें कैलकुलेटर कम यूज करो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ, ये सब दिमाग क्या उसी में रहेगा अपना कैलकुलेटर यूज करो। और नहीं आने वाली कोई बात थी भी नहीं, मैं बता तो चुका हूँ मैं, जिनको साथ में रखना है उनको क्या करना है, ठीक है। अभी मैंने वोवेल्स को भी साथ में रखा, कॉन्सोनेंट्स को भी साथ में रखा, मुझे सिर्फ वोवेल्स को साथ में रखना है, तो क्या होगा, जब आपको ऐसा है कि ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट को जैसे आना है पर वोवेल साथ में ही, तो आंसर में क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है, ऑल द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, बस इतना ही। क्या होगा, कैसे 7 कॉन्सोनेंट प्लस 1 वोवेल, ये वोवेल को साथ में रखना है तो उनका एक ग्रुप, बाकी 7 कुछ भी है, मतलब बाकी 7 कॉन्सोनेंट कैसे करें तो 7 + 1 8 सही है, 8 फैक्टोरियल इंटू 4p4 डिवाइड बाय जो रिपीटेशन है वो तो करना ही पड़ेगा। 6 नो वोवेल कम टुगेदर, नो वोवेल कम टुगेदर, क्या वो अलग क्वेश्चन होता है जो आप सोच रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं है। क्या सिखाया था, नो वोवेल कम टुगेदर, तो सबसे पहले किसको अरेंज करोगे, कितने 7 कॉन्सोनेंट का अरेंज कर, तो क्या लिखोगे 7p7। अब उस कॉन्सोनेंट के आजू बाजू में आपके पास प्लेसेस है कितने, 8, तो 7 कॉन्सोनेंट को अरेंज करेगा तो आपके पास टोटल प्लेसेस कितने हैं, 1, बट आपको कितने चाहिए 4, क्यों 4, 4 8 प्लेस में से 4 वोवेल को अरेंज करूंगा तो क्या बोलूंगा, डिवाइड बाय डबल एम डबल ए डबल टी, वो तो हर क्वेश्चन में आना ही डिवाइड, ऐसे क्वेश्चन में किसको अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ये भी वही पूछा था आपने, कॉन्सोनेंट कितने 7 कॉन्सोनेंट C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। अब वोवेल्स को कहाँ अरेंज करोगे, तो उनके आजू बाजू में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसमें आपको सिर्फ 4 ही चाहिए, एक प्लेस हमें से ज्यादा मिलेगा, सोच लूंगा क्योंकि आगे वाला भी एक होगा एक पीछे वाला भी तो होगा, इसलिए जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे एक प्लेस हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेगा, पर उसमें हमें जितने चाहिए फिर 4 केस है तो 4 ले लिए 8p4 और डिवाइड बाय जो रिपीट है। 7 ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, अभी दिखाया तो क्या करना है ऐसे में, इसका उल्टा सोचना है,
इसका उल्टा क्या होगा? ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर का आंसर ये रहा। इसको किससे माइनस? टोटल में से टोटल क्या था? अच्छा, काफी बच्चों के मन में ये भी डाउट आता होगा कि सर आपने जैसे बताया कि एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में तो है ना, या सीबीएसई वालों को बोर्ड में भी अलाउड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर इतने बड़े कैलकुलेशन आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो ऐसे इतने बड़े कैलकुलेशन आ जाएंगे तो वो ऑप्शन भी आपको इतनी बड़े कैलकुलेशन में दिया, उनको जानना ही नहीं है कि आपको इलेवन फैक्टर करना आता है कि नहीं आता है। तो सबको ही आते हैं ना, कैलकुलेटर होते ही सबके मोबाइल में, इसलिए उनको सिर्फ लॉजिक से मतलब है कि आपका लॉजिक सही है कि नहीं। उनको आंसर भी ऐसे ही फॉर्म में दिया होगा, ज्यादा थोड़ा बहुत कॉमन लिया होगा, ये हो सकता है। और आपको इतना लोड लेने की जरूरत है कि इलेवन फैक्टर तो सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, करना ही नहीं पड़ेगा आपको। या है समझ में? ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन में नेवर तो क्या करोगे? उसका उल्टा ऑलवेज, वो फाइंड करके टोटल में से माइनस। अब देखो, दो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक है रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज, और उसके बाद है रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज। दोनों का पहले फर्क समझते हैं, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन का डिफरेंस आप लोग मुझे बता पाओगे? एक है रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज, और एक है रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज। क्या मतलब आपका? पहले का मतलब क्या है कि जिस प्लेस पर वोवेल्स ऑलरेडी फिक्स है वो वोवेल्स वहीं रहना चाहिए, राइट? तो मैथमेटिक्स के हिसाब से वोवेल कहाँ पर है? 7, ये चार प्लेस आपको फिक्स कर दिया गया, ये सिर्फ इसको दे सकता हूँ। भले आप किसी को भी दो, जैसे सेकंड प्लेस में आप ई रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चार प्लेस किसके लिए? ये मतलब समझ आ रहा होगा। तो चार प्लेस को चार वोवेल्स में अरेंज करूंगा तो वही 4 बाकी कितने प्लेस बचे? 7। उसमें किसको अरेंज करोगे? तो 7 प्लेस में 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करूंगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, ये किसका आंसर है? रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज, सिर्फ मतलब बता दो, करेंगे कैसे हो? मैं आपको ये ऑर्डर नहीं बदलना, प्लेसिस चेंज हो सकता है, प्लेसिस कुछ भी हो सकता है। ए को पहले प्लेस पे रखा, ई को 4th पे रखा, वापस ए को वापस 7th पे रखा, आई को 11th पे रखा, कुछ वाला नहीं। बट ये जो ऑर्डर है, ए के बाद ई, ई के बाद ए के बाद, ये ऑर्डर को आप नहीं बदल सकते, राइट? अब इसको एक बार समझने की ट्राई करें। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड लिया था ईयर और एक लिया था आई, करेक्ट? आई के अंदर आंसर आ रहा था 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 6 बाई 2 तो 3। यहाँ पर आंसर आ रहा था 3 फैक्टोरियल तो 6। अब इसी क्वेश्चन में सेम ये कंडीशन दिया हुआ है, ईयर के सारे अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाने, बट कंडीशन ये कि रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज। तो पहले अगर मैं लिखता हूँ, सारे 6 वर्ड बन रहे थे ना, कैसे 3 फैक्टोरियल था, कौन कौन से थे? एक ये, दूसरा ER, तीसरा ARE, चौथा AER, पांचवा REE, 6th वन REA। ये 6 बने थे। अभी 6 में कौन से चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे? अगर क्वेश्चन अगर ये होता रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज, तो मतलब ए और ई और ए का ऑर्डर आप चेंज
नहीं कर सकते। ये मतलब हुआ ना, कौन कौन सा चलेगा? ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो कितना आंसर है? 3। इसका मतलब ये नहीं कि आधे आंसर आएंगे। इसका मतलब ये है, इसके पे आंसर कितना है? जब आई का कर रहे थे तब आई का भी, आई को जब हमने अरेंज किया था तो आंसर कितना आया था? टोटल 3 वर्ड ही बने थे। यहाँ पर भी आंसर कितना है? 3 है। दोनों में आंसर सेम आ रहा है। वो दोनों में आंसर सेम इसलिए आ रहा है बिकॉज अगर आप ढंग से सोचोगे ना उसको, तो दोनों का एक तरह से मतलब सेम ही। कैसे? इसमें आप लोगों ने ऑर्डर चेंज करने को मना किया था क्या आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं कि ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पर ये ऑर्डर अगर मैं चेंज कर भी देता हूँ तो मुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, यहाँ पर मना ही नहीं है करने की, बट करके मुझे कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर अगर ए को यहाँ ले जाता और ई को यहाँ लाता, मतलब ऑर्डर को चेंज करता, तो मुझे फायदा होता है ना। अगर कंडीशन नहीं किया होता तो एक नया वर्ड मिलता, AER मिलता। अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर चेंज करता तो मुझे नए नए वर्ड मिलते ना, बट ऐसी करने की मनाही कर दी गई है। यहाँ पर क्या था? ऑर्डर चेंज करो तो आपको फायदा नहीं है, मना ही नहीं किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मत करो, आप करिए, पर करके कुछ फायदा ही तो नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को करोगे, अगर ई की जगह पर ए को रिप्लेस करोगे, अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, बट ऐसी करने की मनाही है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ऐसा हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करने को अगर मुझे मना करे तो मेरे लिए तो सिमिलर ऑब्जेक्ट जैसे ही होगी, चेंज करूंगा तो फायदा होगा ना, चेंज करने की मनाही कर दी गई है। तो इसलिए जिनका ऑर्डर चेंज करने को मना किया जाए, फिर वो वोवेल्स हो, कॉन्सोनेंट्स हो, वही तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो, जिनका ऑर्डर चेंज करने को मना किया जाए वो आपके लिए कैसे ऑब्जेक्ट हो गए? सिमिलर ऑब्जेक्ट हो गए। तो आपके लिए कैसे ऑब्जेक्ट हो गए? तो मुझे ये तो लिखने का थोड़ी टाइम है, मेरे पास अल्फाबेट लिखूंगा, फिर चेक करूंगा, फिर ऑर्डर चेंज होगा। आप वो सब करोगे ना, आप फिर क्या करोगे? ईयर कितने अल्फाबेट थे? 3, तो 3 फैक्टोरियल कितने का ऑर्डर चेंज करने को मना किया? ई और ए का, वो मेरे लिए सिमिलर ऑब्जेक्ट, और सिमिलर आता तो हम क्या करते हैं? क्या ध्यान में रखोगे? जिनका ऑर्डर चेंज करने को मना किया जाए वो आपके लिए सिमिलर ऑब्जेक्ट है। तो फिर इस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आएगा? रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स डू नॉट चेंज। तो अगर मैं ए ई ए आई का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता तो मेरा आंसर क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये चारों मेरे लिए सिमिलर है, इनटू एम के लिए 2 फैक्टोरियल और टी के लिए, ये एम के लिए है, ये टी के लिए। वापस ए के लिए नहीं करना, डिस्टेंस राइट होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जिनका ऑर्डर चेंज करने के लिए मना किया जाए वो आपके लिए क्या है? क्लियर है? ये याद रखोगे आप लोग। अभी इस बार 26 में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका था। जैसे बोला था कि 10 स्टूडेंट थे, A1 A2 से लेके A10। पूछा ये था कि 10 के 10 डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइजर को बोला गया कि आप एक के बाद एक को भेजोगे स्टेज में, पर आप स्टेज में कंडीशन के साथ भेजोगे कि A1 के बाद A1 हमेशा A2 के पहले जाए और A2 हमेशा A3 के पहले जाए। तो ऑर्गेनाइजर के पास उस 10 स्टूडेंट्स को स्टेज पे भेजने के लिए कितने अलग अलग ऑर्डर्स होंगे, कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगे? क्या दिया था? A1 always goes before A2 and A2 always goes before A3। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया? A1 A2 A3 का ऑर्डर चेंज, A1 पहला जाए, A2 6 जाए, A3 10 जाए तो चलेगा, बट जाना चाहिए A1 हमेशा A2 के पहले और A2 हमेशा जाना चाहिए A3 के पहले। देखकर कि तीनों का ऑर्डर चेंज नहीं करना था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10। यही ऑप्शन क्लियर है? ये पॉइंट चाहो तो आप लोग कहीं पर लिख लो कि रिस्पेक्टिव ऑर्डर जिनका मना किया जाए वो आपके लिए सिमिलर ऑब्जेक्ट, वो आपके लिए क्या होंगे? सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे। अब आप लोगों को अब काम करना चालू करना है, मतलब घर पे अब इस पे प्रैक्टिस करना चालू करना, जो वर्ड वाले होंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी के जितने भी वर्ड्स वाले क्वेश्चन लिखेंगे ना,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो एक्सरसाइज में जो वर्ड वाले क्वेश्चन देखिए वो कर लेना। और उसके साथ मॉड्यूल में कौन सा डीपीपी एनसीईआरटी करने के बाद ऐसा नहीं कि डाउट नहीं आएंगे, डाउट आएंगे। अगर नहीं आए तो समझ जाना गलत ट्रिक हो ही नहीं सकता, मतलब समझ जाना गलत ट्रिक को मतलब फिर आप गूगल की हेल्प ले रहे हो, इसका मतलब। और आ जाए तो आपका आ जाए तो आपका तो मैंने देखा लोगी आ जाए तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आ जाए तो आ जाए। और डीपीपी 1 में जितने वर्ड वाले प्रॉब्लम, ठीक है, पहले एनसीईआरटी के वर्ड वाले प्रॉब्लम और फिर डीपीपी 1 से वर्ड वाले प्रॉब्लम है ना, काफी सारे मिल जाएंगे आपको जिसमें वर्ड पीएनसी का डीपीपी 1, उसके पहले एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए करके लाओगे।
आएगा